दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था, यानी कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था, जिसमें मैंने सब सीडीपीओ के सेट प्रैक्टिस शुरू किया था। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सीडीपीओ की एग्जामिनेशन अभी तक सिर्फ 3 बार हुई है। एक 1998 में, दूसरा 2005 में और तीसरा 2018 में किया गया था। तो देखिए 1998 में जो सीडीपीओ के एग्जामिनेशन हुआ था बीपीएससी की तरफ से, उसका मैंने पूरा का पूरा सेट प्रैक्टिस करवा दिया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाके देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने 2005 में जो सीडीपीओ के एग्जामिनेशन हुआ था उसका भी मैंने सेट प्रैक्टिस आप लोग के लिए करवा दिया है। और उसके बाद मैंने 2018 में जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 15/7/2018 में सीडीपीओ का तीसरा जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका सेट प्रैक्टिस मैं करवा रही थी, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोग को 56 क्वेश्चन तक बता दिया है सेट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन आज देख लेते हैं किस तरीके से बीपीएससी की तरफ से सीडीपीओ के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 56, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 55 तक ऑलरेडी आप लोग के लिए सीडीपीओ के एग्जामिनेशन जो हुआ था 2018 में उसका मैंने करवा दिया है। और इस बार जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन होने वाला है वो 4th एग्जामिनेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सीडीपीओ का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2018 में उसमें 56 नंबर किस तरीके से पूछा गया है। तो देखिए 56 में पूछा गया है कि बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा ही अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था। और नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया? तो माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा करवाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा है। यानी कि इसमें बोला गया है कि एक वाक्य बोला गया था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत में है और दूसरा अरब में है, तो संपूर्ण इतिहास के अधिक मूल्यवान है, तो यह किसने कहा है। तो ये देखिए 57 को जो सही आंसर हो जाएगा, यानी टीबी मैकाले के द्वारा ये कहा गया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है 2018 में जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 58 क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब हिंदू सभा के स्थापना किस वर्ष हुई है। तो पंजाब हिंदू सभा के जो स्थापना का डेट है मैं आपको बता देती हूँ, ये 1909 में हुआ था, 1909 में किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 57 क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ। 57 में एक फैक्ट्स मुझे अचानक याद आ गया, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। तो देखिए 57 में लॉर्ड थॉमस बेलीगटन मैकाले, जिनका नाम पूरा टीबी मैकाले का जो शॉर्ट नाम इनका पूरा नाम हो जाएगा लॉर्ड थॉमस बेलीगटन मैकाले, ने ही भारतीय शिक्षा का अंग्रेजीकरण किया था। और इन्होंने प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड भी पांडुलिपियां तैयार किया था, यानी कि द इंडियन पीनल कोड के जो कौन थे? तो टीबी मैकाले थे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में पूछा गया है कि किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन हुआ था। ध्यान दीजिएगा, एका आंदोलन चलाया गया था। तो कहाँ? बिहार, बंगाल, पंजाब, अवध। तो इन सभी में कहाँ? तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि 59 का कौन हो जाएगा, तो अवध में क्या चला था? तो एका आंदोलन चलाया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये एका आंदोलन अवध में चलाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट से 2-3 क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। तो देखिए पूछा गया है कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है। यानी खुदाई खिदमतगार जो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित किया गया था उसको किस नाम से, और दूसरा नाम क्या है। तो देखिए इसका जो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि रेड शॉर्ट्स के नाम से अब्दुल गफ्फार खान के जो एक खुदाई खिदमतगार लिखा गया था उसको रेड शॉर्ट्स के नाम से भी बोला जाता है। अब देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट मैं बताती हूँ कि अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या? तो सीमांत गांधी इन्हीं कहा जाता है। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है।
अब देखिए मैं इसमें आपको बता देती हूँ। देखिए रेड शॉर्ट शर्ट्स होते हैं जिसका नाम है लाल कुर्ता आंदोलन यानी रेड शर्ट्स मूवमेंट। भारत में पचहत्तर सीमांत के प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलवाया गया था। ये ऐतिहासिक आंदोलन था। और खुदाई खिदमतगार एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का सेवक। इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीमांत गांधी किसे अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीडीपी एग्जामिनेशन में कि जमींदारों के द्वारा कृषक के मांगे गए बेगार या अवैध उपकर पर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार और अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए बेथी, साथी, मेथी या वित्ती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ चुका है। आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर अगर बनाते होंगे, ये क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो आप इसको जरूर देखिएगा। इसको कहा जाता है, आपको सही आंसर हो जाएगा बेथी। बेथी इसे कहा जाता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकेगा नहीं जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहेगा। ये किसने कहा? यानी एक बात कहा गया था कि यह भी झंडा लहरा गया है, कभी नहीं झुकेगा जब तक भारत में अगर कोई पुरुष, कोई महिला, कोई बालक जीवित है, तब तक झंडा कभी भी नीचे नहीं झुकेगा। किसने कहा था? गुजरात के गांधी ने, लाहौर के जवाहरलाल नेहरू ने तो, और इसको कहा था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। यानी जवाहरलाल नेहरू को द्वारा बोला गया ये बात था कि आप लोग पुनः याद रखें कि झंडा एक बार लहरा चुका है, अब दोबारा कभी नहीं झुकेगा जब तक भारत में कोई महिला, पुरुष या बालक तब तक जीवित है तब तक। तो इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ अब पूछा जाएगा ये कि कहाँ कहा गया था, तो ध्यान रखिएगा लाहौर में कहा गया था। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात बोला गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आगामी आने वाले जो बिहार स्पेशल एग्जाम है 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन में हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो इंपॉर्टेंस वाक्य होते हैं वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और नारा, यानी कोई व्यक्ति नारा दिए हैं उनको बारे में भी पूछा जाता है, और वो किस आंदोलन में नारा दिया गया था ये भी पूछा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में पूछा गया है। देखिए, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो जगदीशपुर जैसे ही नाम आया आप सबको अपने आप में माइंड में पता चल गया होगा कि इसने किसने कहा होगा। अमर सिंह, कुंवर सिंह, झांसी की रानी या जनरल डायर। तो देखिए 63 का जो सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो ने कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। आपको अच्छे तरीके पता है कि जगदीशपुर यानी 1857 की क्रांति जो हो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा आप इंपॉर्टेंट बात को कि मैं जहाँ भी हूँ वहीं जगदीशपुर है। किसने कहा? तो कुंवर सिंह ने कहा था। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? देखिए बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे उन्हें किनका अवतार मानते थे? मैंने इसके बारे में एक नारा भी बिरसा मुंडा के बारे में आपको बताया था, जो कटोबा बाबा करके था। इन्होंने नारा दिया था बिरसा मुंडा ने। तो ध्यान रखिए कटोबा बाबा बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया नारा है। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, वो क्या? धरती अब्बा के द्वारा अनुयायी ये अवतार मानते थे बिरसा मुंडा को। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायकॉट में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी? गोल्डन लीग नामक, यानी कि वायकॉट में एक स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसमें समर्थन किया जा रहा था, उसमें गोल्डन लीग नामक एक संस्था की स्थापना हुई थी। कहाँ? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 65 का सही आंसर हो जाएगा देवघर में। देवघर अभी कहाँ पड़ता है? तो आपको सबको पता है झारखंड के इलाके में चला गया है, तो देवघर में ये पड़ा था। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो देखिए पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार पूछा जा रहा है आपसे। प्रथम अंग्रेजी अखबार पूछा जा रहा है कौन सा था? तो 66 का हो जाएगा द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र प्रकाशन जो हुआ था, मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1875 में किया गया था। 1875 में इसका किया गया था और प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था
और इसके जो यानी समाचार पत्र के जो हिंदी संपादक थे वो बिहार बंधु के प्रकाशन के द्वारा किया गया था। तो सिर्फ इसमें आप याद रखिएगा 1775 में अंग्रेजी अखबार का शुरुआत किया गया था बिहार में, और कौन सा था, तो बिहार हेराल्ड के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का पठन किसने किया है। तो देखिए रविदास पठन नहीं बल्कि गठन होगा, यहाँ पे ये गठन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। मैं लिख देती हूँ पठन नहीं बल्कि गठन होगा, मिसप्रिंट हो गया है। तो 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, जगजीवन राम बिहार के थे और भारतीय संविधान के हिस्सा भी थे, तो उसको ध्यान रखिएगा। 1928 में जगजीवन राम द्वारा रविदास सभा का गठन बिहार में किया गया था। देखिए बिहार स्पेशल क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। तो देखिए बिहार स्पेशल क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि सीडीपीओ 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगामी जो आने वाला है सीडीपीओ एग्जामिनेशन जिसका कैलेंडर जारी किया गया है कि पीटी एग्जामिनेशन 31 अक्टूबर को कंडक्ट होगी। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ। देखिए पहला एग्जामिनेशन 1998 में हुआ, दूसरा एग्जाम 2005 में हुआ, तीसरा एग्जाम 2018 में किया गया। ये तीनों का सेट प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी सेट प्रैक्टिस जो यानी कि बीपीएससी जो पहले एग्जामिनेशन ले चुकी है उन्हीं में से 40 क्वेश्चन आपको आगामी आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन डाले जाते हैं। इसीलिए आपका ये 3 सेट प्रैक्टिस सीडीपीओ जो भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उनसे मैं आपको कहूँगी कि ये तीनों जो सेट प्रैक्टिस है इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ताकि जो अगर मान लीजिए इससे रिपीट क्वेश्चन आपके आगामी आने वाला जो परीक्षा है सीडीपीओ का पूछा जाए तो आपका नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये तीनों सेट प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से करवा दे रही हूँ। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको बता देती हूँ, ताकि आप लोग को कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। तो चलिए इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन देखिए 68 में पूछा जा रहा है कि यदि नील की खेती करने की छूट चाहते तो नील के किसानों में कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता। यदि नील के खेती पे छूट चाहते तो नील के किसान जो थे, नील के खेती जिसे करवा जा रहे थे किसानों, उनकी क्षतिपूर्ति क्या देना पड़ता, बट्टा, तवान, जजिया या फिर नजराना। तो देखिए जो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा तवान देना पड़ता, तवान आपका देना पड़ता। अगर नील की खेती के लिए छूट दे दी जाती तब तो किसानों को कौन सा कर देना पड़ता, यानी टैक्स कौन सा देना पड़ता। तो ये देखिए कौन सा टैक्स, तो तवान टैक्स देना पड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट पे इसको रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1935 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था। तो देखिए 1935 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, रांची। देखिए इस क्वेश्चन में फंसाने वाला है, ध्यान रखिएगा। जिला तो जिला है तो देखिए किसी और स्टेट का नहीं जिला होगा बल्कि बिहार का स्टेट का जिला, क्योंकि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के बीपीएससी की एग्जाम देने गए हैं। तो जब भी जिला अगर आप डायरेक्टली पूछ गया, यहाँ पे कोई भी स्टेट का नाम नहीं दिया गया, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं उसी स्टेट के जिले के बारे में पूछा गया है। तो देखिए 69 में मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, इस सभी क्या है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना, ये तीनों के तीनों क्या है, बिहार का जिला है, लेकिन रांची नहीं है। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है कि ये पटना में, यानी कि पटना में पहला जिला स्कूल खोला गया था 1835 में। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है सीडीपीओ एग्जामिनेशन 2018 में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पे आसीन हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एकदम मेंशन कर लीजिए अपने कॉपी में। मैं आपको कहती हूँ कि इससे ये क्वेश्चन आगामी आने वाले परीक्षा में आपसे पूछ दिए जाएंगे। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सबको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के थे। अब बिहार के किस जिले के थे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे पूछा जा रहा है कि पूर्व में से किस पर आसीन थे, यानी कौन से ऐसे पद पे आसीन थे, उसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो देखिए 70 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1923, ये जो 1923 में पटना के म्युनिसिपल पार्टी के चेयरमैन बने थे, यानी कब, तो 1923 में। इसको ध्यान रखिएगा 1923
1923 में बने थे। 1923 में बने थे, यानी कि नगर निगम का जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1952 को किया गया था। और उसके बाद ये पटना के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले पटना नगर निगम के चेयरमैन थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देखिए टीपू सुल्तान को आंख में तीर लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध कौन सा, श्रीरंगपट्टनम, हम्पी, गुलमर्ग या हैदराबाद। तो आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा, इसका आंसर श्रीरंगपट्टनम है। श्रीरंगपट्टनम टीपू की राजधानी की थी और टीपू का जो मौत हुआ था आंख में तीर लगने के वजह से हो गया था। तो इसको देखिए टीपू सुल्तान के। तो देखिए 71 का जो हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम भारतीय राज्य कर्नाटका के मंड्या जिला के एक शहर में है। श्रीरंगपट्टनम हैदर अली और टीपू सुल्तान के तहत मैसूर के वास्तविक राजधानी बनाई गई थी और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम ने टीपू सुल्तान को वीरगति प्राप्त हुआ था। जैसे कि थर्ड यानी कि तीसरा जो मैसूर युद्ध, चौथा मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था, उसी समय टीपू सुल्तान किनके बीच में थे, हैदर अली। और हैदर अली के द्वारा जो तीर लगी थी टीपू सुल्तान के आंख में लगी थी, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और श्रीरंगपट्टनम कहाँ है, तो आपको पता है कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य के मंड्या जिले में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इतना फैक्ट्स अगर आप ध्यान रखिएगा तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा आपसे। लेकिन आपका अगर फैक्ट्स आपको याद नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करने में आपको थोड़ा भी टाइम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लगेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए करेगा क्योंकि हैदराबाद भी है। हैदराबाद, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैदराबाद मार के आ जाएंगे, टिक आउट करके आ जाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है, तो ये आपका अच्छे तरीके से पता है कर्नाटक में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। आपको अच्छे तरीके के केंद्र में कौन होता है, राज्य में कौन होता है। तो देखिए कार्यकारी जो प्रमुख होता है राज्य में, उनको क्या कहा जाता है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र में सबसे प्रधान कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति। उसी तरीके से राज्य में सबसे प्रधान राज्यपाल होते हैं। और केंद्र में सब जो काम करते हैं यानी कि सारे काम उन्हीं के द्वारा की जाती है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं, वो तो मुख्यमंत्री होते हैं। और प्रथम नागरिक कौन होते हैं राज्य में, तो राज्यपाल होते हैं। और देश में तो राष्ट्रपति होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए इंपॉर्टेंट है, 2 रुपया और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट पर देनदारी किसकी होती है। यानी 2 रुपया और उसके अधिक जो मूल्य होते हैं, मुद्रा होती हैं, उसको जो देनदारी होते हैं किसको होते हैं, भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 73 का। आपको अच्छे तरीके से पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI कहा जाता है। और RBI की स्थापना कब की गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ 1935 में किया गया था। 1935 में ही RBI की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी, साख पर नियंत्रण करने के लिए। साख यानी पैसे को नियंत्रण करने, देश के जो पैसे थे उसको नियंत्रण करने के लिए, अच्छे तरीके से उसको खर्च करने के लिए, रेगुलेटिंग करने के लिए RBI का स्थापना किया गया था। तो 2 रुपये का जो नोट होते हैं उससे अधिक जो मुद्रा होती है उस पर देनदारी किसकी होती है, तो ये होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल, देखिए मशरूम सेल का निर्माण किसका द्वारा किया, किसका उदाहरण है। तो देखिए रेगिस्तान क्षेत्र में जो मशरूम सेल होता है वो किसका उदाहरण है। देखिए अपघर्षण, भूरक्षण, अस्फीति या रगड़न। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 74 का, ये हो जाएगा अपघर्षण। अपघर्षण के द्वारा ही रेगिस्तानी में जो मशरूम सेल का निर्माण होता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है। यानी कि ज्वालामुखी उत्पादन करने में कौन सी विशेष उत्पादकता सबसे विशेष है। तो देखिए भू अभिगमित एटोल या ढलान या बलित पहाड़। तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ज्वालामुखी उत्पादन करने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका क्या निभाता है। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, इसके आगे के क्वेश्चन मैं बताऊंगी, उसमें मैं इसको 75 को कंप्लीट कर दूंगी। अब आगे चलिए उसके बाद देखिए इसमें पूछा जा रहा है 76 में कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा
सही सुमिलित नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है 76 का, तो 76 का जो हो जाएगा डी, यानी कि अपघटक जीवाणु बिल्कुल सही नहीं है। उत्पादक हिरण सही है, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ सही है, गौना उपभोक्ता घास सही है, अपघटक जीवाणु सही नहीं है। ये देखिए आपको बोला जा रहा है, ये देखिए लाइफ सर्किल के बारे में बताया जा रहा है। लाइफ सर्किल आप लोग पढ़े होंगे एक तरह किस तरीके से कि जैसे कि ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को किसी और ने खाया, उस तरीके से ये लाइफ सर्किल चलती है और उसी में से बताया जा रहा है कि अपघटक जीवाणु का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इसका जो मैंने आज आपको बताया, यानी कि 56 से मैंने आपको 76 तक जो क्वेश्चन बताया CDPO एग्जामिनेशन का जो 2018 में लिया गया था, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई क्वेश्चन तो आपके बुक से पूछे गए हैं, कोई नारा वगैरह से पूछा गया है, और किस ईयर्स में पूछे गए हैं इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए CDPO के जो एग्जामिनेशन 2018 में हुआ था उनमें इतने जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मैंने 76 क्वेश्चन तक आप लोग को बता दिया है। इसके आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे, मैं उसके आगे आने वाले जो मेरे वीडियो होंगे उसमें मैं इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस एग्जाम पॉइंट के CDPO एग्जामिनेशन के सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। और मैं आपको बता देती हूँ जाते जाते कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे आपको हर तरीके से हर चीज़ को बताया जा रहा है, साथ साथ में बुक भी बताया जा रहा है, क्लास नोट्स भी बताया जा रहा है। आप लोग उसको फॉलो करिए और अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए आज एग्जाम पॉइंट की तरफ से बस इतना ही। फिर आने वाले जो वीडियो होंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।